शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से। मैं वाचन कर रही थी मोहन राकेश के नाटककारों का, जिसमें आषाढ़ का एक दिन का वाचन कर लिया है। उनका अगला नाटक है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस आधुनिक मनुष्य के गहन अंतर्द्वंद का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन में रोमांस यथार्थ का द्वंद था, तो लहरों के राजहंस में राग विराग का अंतर्द्वंद मानवीय जीवन की एक शाश्वत परंपरा है। पहले राग विराग में बदल जाता था, किंतु अब कोई किसी में बदलता नहीं। उनका द्वंद चलता रहता है। नंद का द्वंद यही है। विरोधात्मक की जो तकनीक आषाढ़ का एक दिन में अपनाई गई थी, वह यहाँ भी है। बुद्ध और यशोधरा, बरक्स, नंद और सुंदरी। इसका प्रेरणा स्रोत अशुघोष का सौदरानंद है। नंद की आसक्ति, सुंदरी का रूप दर्प, नंद की दीक्षा, केश कर्तन आदि वहीं से लिए गए हैं। लहरों के राजहंस शीर्षक भी सौदरानंद के एक श्लोक से उठाया गया है। सौदरानंद में नंद बुद्ध से दीक्षित हो जाता है। एक कोटि से दूसरी निर्दिष्ट कोट में चले जाना पुरानी पद्धति थी, किंतु राकेश का नंद तो भटकाव में ययो तस्थो में जीता है। इस भटकाव से मुक्ति पाने के लिए एक किरण की तलाश में है। नंद का आकर्षण दो बिंदुओं, सुंदरी यानी काम और बुद्ध यानी आध्यात्म, इन दोनों के बीच भटकता रहता है। सुंदरी के प्रति उसका आकर्षण आध्यात्मिक है। सुंदरी सोचती है, काश वह किंचित दुर्विनीत होता। जिस दिन यशोधरा बिछुड़ी बनने जा रही थी, उसके एक दिन पूर्व सुंदरी कामोत्सव का आयोजन करती है। यह भी सौंदर्य दर्प का ही लक्षण है। मैत्रेय को छोड़कर इसमें कोई नहीं आता। सुंदरी आहत होती है। नंद सुंदरी का श्रृंगार कर रहा था। उसी समय गौतम बुद्ध भिक्षा मांगते आए, किंतु वापस लौट गए। अपराध बोध से ग्रस्त नंद क्षमा मांगने गौतम के पास जाता है, पर लौटता है मुंडित मस्तक होकर। सुंदरी का रूप दर्प खंडित हो जाता है, लेकिन नंद न भिक्षु बन पाता है न गृहस्थ। दोनों के बीच त्रिशंकु की तरह रखता रहता है। उसके पास बहुत से प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं मिलता। आनंद ने ठीक ही कहा था, जो व्यक्ति तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता वह मैं नहीं हूँ। उत्तर तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है, और उस व्यक्ति का नाम है नंद। स्वयं को जानना ही और स्वयं को स्वयं ही जाना जा सकता है। गुरु तो मार्गदर्शन कर सकते हैं। यही लहरों के राजहंस का मुख्य उद्देश्य था कि स्वयं को स्वयं ही जाना जा सकता है। नंद के भटकाव, प्रश्नाकुलता, सुंदरी के दर्द आदि को अनेक प्रतीकों में व्यक्त किया है। श्यामांग दर्प, दीपाधार, नृत्य, हरिण शावक, मनोत्सव, व्याघ्रयुद्ध आदि प्रतीकों द्वारा मानसिक अंतर्द्वंदों और टूटन को कुशलतापूर्वक व्यक्त किया गया है। मानसिक धरातल पर अधिक संचरण करने से इसमें मौलिक धरातल छूट जाता है। आधे अधूरे एक विवादास्पद नाटक है। ये उनका तीसरा नाटक कह लीजिए, अगला नाटक है तीसरा नाटक। आधे अधूरे एक विवादास्पद नाटक है। विवाद का मुख्य मुद्दा नाट्य प्रयोग है। कुछ लोग इस प्रयोग को स्वार्थक और कुछ लोग चमत्कारिक मानते हैं। जहाँ तक कथा का संबंध है, कुछ लोगों की दृष्टि में वह समकालीन जीवन को यथार्थ स्तर पर उजागर करता है, ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह कह रहे हैं। और कुछ लोगों की दृष्टि में उसमें जीवन की गहरी समस्या नहीं ली गई है। ये दोनों मत आधे भी है और अधूरे भी हैं, पर सत्य का अंश दोनों में है। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने नवीन नाट्य प्रयोग के कारण ही
यह लोगों का ध्यान आकृष्ट कर सका है। उत्तर स्वच्छंदतावादी साहित्य में न जीवन की पूर्णता मिलेगी न विधान की। इसके पहले के साहित्य में जीवन की भी पूर्णता होती थी और रचना की भी। पर अब कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक का अंत खुलेपन में होता है, क्योंकि किसी वस्तु या समस्या का अंतिम समाधान नहीं होता। नर में नारायण की कल्पना करने का समय बीत चुका है। आदमी आधा अधूरा रहने के लिए अभिशप्त है। यदि व्यक्ति इस अधूरेपन को पूर्णता में बदलना चाहता है तो उसकी जिंदगी और भी गहरे अर्थ में अभिशापित हो जाती है। पर वह अपनी निजता की तलाश कर सकता है, किंतु इस नाटक के पात्रों की निजता एक विशिष्ट महानगरीय परिवेश में खो गई है। निजता के लोप का एक कारण आर्थिक भी है। इस मध्यवर्गीय परिवार का केंद्रीय बात सावित्री है, जो किसी पूर्ण पुरुष को पाकर अपने अधूरेपन को भरना चाहती है। पति उसकी कमाई खाता है। उसके विषय में सावित्री कहती है, आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं है कि उसमें अपना एक माध्या, अपनी एक शख्सियत हो। वह खुद एक आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। पुरुष 1, 2, 3, 4 सभी एक ही नौका के सवार हैं। मुखौटे अलग अलग पर चेहरा एक। सावित्री अपनी पूर्णता के लिए सभी से संपर्क स्थापित कर चुकी है, किंतु सभी आधे अधूरे हैं। पुरुष 4 सावित्री के भ्रम को तोड़ते हुए कहता है, महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी होता तो तुम्हारी जिंदगी में तो 1-2 साल बाद तुम यही महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर, कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। वह उतना कुछ भी कभी तुम्हें एक जगह नहीं मिल पाता। प्रश्न होता है कि क्या पुरुष 4 दूसरे पुरुष से भिन्न नहीं है? यदि है तो एक ही चेहरे वाले 5 पुरुषों की रंग युक्ति बहुत सार्थक नहीं प्रतीत होती। उस समय प्रामाणिक जिंदगी जीने और चुनाव की स्वतंत्रता के अस्तित्ववादी प्रश्न उठ खड़े हुए थे। उनकी प्रतिध्वनियों तीनों नाटकों में सुनाई पड़ती हैं। इस नाटक में पुरुष 4 कहता है, फिर भी तुम्हें लगता रहा कि तुम चुनाव कर सकती हो, लेकिन क्या सचमुच कोई चुनाव नजर आया तुम्हें? चुनाव का नजर न आना परिस्थितियों में बंद होना है। आरंभ में ही पुरुष कहता है, परिस्थितियां बदल जाती तो भी मैं यही रहता। उसके आगे तो नो एग्जिट का पट्ट लगा हुआ है। पत्नी बाहर जाने का प्रयास करने पर भी बाहर नहीं जा पाती। घर में लौटने को विवश है। बड़ी लड़की ससुराल से इसी घर में लौटती है। लड़के लड़की सबको घर काटने को दौड़ता है, लेकिन वे भी इसी में जीने का अभिशप्त है। नो एग्जिट। इस तरह नाटक अपने निष्कर्ष में उलूल जुलूल नाटक, एब्सर्ड ड्रामा के आसपास पहुंच जाता है। बोलचाल की भाषा का नाट्य रूपांतरण अवश्य प्रशंसनीय है। राकेश के पहले दोनों नाटक की भाषा पर रोमानियत का गहरा पुट है, पर आधे अधूरे की भाषा इससे मुक्त है। नरेश मेहता ने 2 नाटक लिखे, सुबह के घंटे 1956 और खंडित यात्राएं 1962। पहले में व्यक्ति स्वातंत्र्य का समर्थन है, दूसरे में मूल्यों के विघटन का चित्रण। और इसी में विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर नाटक 1958 में लिखा गया है वो, और युगे युगे क्रांति में विगत का आदर्शवादी स्वर मुखर हुआ है। अब है आधुनिकतावादी तथा जनवादी नाटक। स्वच्छंदतावाद काल के समापन के साथ ही आधुनिकतावादी नाटकों का लेखन प्रारंभ हो जाता है। भुवनेश्वर का ऊसर 1938 ईस्वी इसका प्रारंभिक बिंदु है। ऊब घुटन उलूल जुलूलता के बावजूद उनसे मुक्त होने की राह है। गृहस्वामी कहता है, मैं कहता हूँ कि आने वाली जनरेशन, चाहे वह बिल्लियों की हो या सर्पों की, हमसे अच्छी होंगी हमसे।
ताबे के कीड़े 1946 ईस्वी विसंगतियों का अच्छा नमूना है। विपिन कुमार अग्रवाल की 3 अपाहिज, शंभुनाथ सिंह का दीवार की वापसी, लक्ष्मीकांत वर्मा का अपना अपना जूता, राजकमल चौधरी का भग्न स्तूप का एक अक्षत स्तंभ, मन्नू भंडारी का बिना दीवारों के घर इसी परंपरा के नाटक हैं। साठोत्तरी नाटकों में 2 नाटककार उभर कर सामने आए हैं, लक्ष्मी नारायण लाल और सुंदर वर्मा। दोनों मूलतः प्रयोगवादी हैं। लाल के नाटकों की संख्या 1 दर्जन से ऊपर होंगी। इनमें मादा कैक्टस, दर्पण, अब्दुल्ला दीवाना विशेष रूप से उल्लेख्य है। लाल प्रयोग के प्रति जितने उत्साही हैं, भाषा के प्रति उतने ही लापरवाह और शब्द प्रयोग के प्रति उतने ही अनवधान। के लक्ष्मी नारायण लाल के बारे में बता रहे थे। सुरेंद्र वर्मा ने 3 नाटक लिखे हैं। द्रौपदी 1970, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और 8वां सर्ग जो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 में लिखी गई है, और 8वां सर्ग 1976, 70, 75 और 76। अपने प्रयोगों तथा काम भावना के सूक्ष्मतर स्पंदनों के नाट्यांकन के कारण इन नाटकों की प्रशंसा हुई है। द्रौपदी में राकेश के आधे अधूरे की 5 मुखौटों वाली रंग युक्त का अधिक सफाई से प्रयोग किया गया है। पति के विभाजित व्यक्तित्व की त्रासदी पूरे परिवार की त्रासदी बन जाती है। इसमें द्रौपदी केवल अपने पति, उसके एक पक्ष को तलाशती है, न कि राकेश की सावित्री की तरह अनेक पक्षों को। अलका, वर्षा और अनिल राकेश के एक रूप संवाद रोमांस की एक रसता अवृत्यात्मकता पर गहरा व्यंग किया गया है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक में नपुंसक पति और पत्नी को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पति ओक्का की व्यथा यह है कि यौन सुख के लिए अनजाना रह जाता है। शीलवती शील और मातृत्व के मिथक को तोड़कर यौन सुख के यथार्थ की प्रतिष्ठा करती है। 8वां सर्ग का प्रेरणा स्रोत कालिदास प्रणीत कुमार संभव का 8वां सर्ग है। इसमें काम संबंधों का बड़ा ही सूक्ष्म और ब्यौरेवार चित्रण है। इस सिलसिले में श्लीलता, अश्लीलता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के प्रश्न भी उठाए गए हैं, किंतु ये प्रश्न नाटक की अनिवार्यताएं नहीं हैं, अलग से खड़े किए गए प्रश्न हैं। किंतु ये प्रश्न नाटक के सवाल उठता है कि इस तरह के नाटक किन सामाजिक परिस्थितियों के उत्पादन हैं। साठोत्तरी रचना साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों में सेक्स का निर्वस्त्र चित्रण भी एक प्रवृत्ति थी। कविता, बीट आंदोलन में इसी का प्राधान्य था। सुरेंद्र वर्मा सेक्स का थोड़ा बहुत सामाजिक मनोवैज्ञानिक संदर्भ देकर नंगे सेक्स को संयमित बनाते हैं, किंतु कलात्मक आवरण नाटककार की मनोवृत्ति को ढक नहीं पाता। कोई चाहे तो उनके नाटक को रूपवादी कह सकता है। रूपवाद रीतिवाद का अनुगामी है। यौन विकृतियों का दुःसाहसिक चित्रण रमेश बख्शी ने देवयानी 1972 और मृदुला गर्ग के एक और अजनबी 1972 में देखा जा सकता है। इनके विरुद्ध कुछ देश प्रेम और कुछ प्रगतिशील जनवादी नाटक लिखे गए हैं। शिव प्रसाद सिंह का घाटियां गूंजती हैं, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नेफा की एक शाम, यौन विकृतियों का दुःसाहसिक चित्रण रमेश बख्शी ने देवयानी 1972 और मृदुला गर्ग के एक और अजनबी 1972 में देखा जा सकता है। इनके विरुद्ध कुछ देश प्रेम और कुछ प्रगतिशील जनवादी नाटक लिखे गए हैं। शिव प्रसाद सिंह की घाटियां गूंजती हैं, ज्ञानदेव अग्निहोत्री की नेफा की एक शाम चीन भारत से संबंध नाटक है, जिन्हें पहली श्रेणी में रखा जा सकता है। काशीनाथ सिंह का घुआस, मुद्रा राक्षस के मरजीवा और योर्स फेथफुली, शंकर शेष के एक और द्रोणाचार और पोस्टर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, असगर वजाहत का वीरगति, हमदुल्ला का उलझी आकृतियां व्यवस्था विरोधी नाटक हैं।
तो कौन कौन से नाटक हैं इनको जान लीजिए, फिर से मैं एक बार उसको बता देती हूँ। काशीनाथ सिंह का घुआस, मुद्रा राक्षस का के मरजीवा और योर्स फॉर फेथफुली, शंकर शेष के एक और द्रोणाचार और पोस्टर, सरस्वती दयाल सक्सेना का बकरी, असगर वजाहत के नाटक हैं बीरगति, हमदुल्ला का है उलझी आकृतियाँ। ये सब क्या है, व्यवस्था विरोधी नाटक हैं। अभी हाल में ही दूधनाथ सिंह का राजनीतिक थिएटर की संभावनाओं से युक्त यम गाथा नाटक प्रकाशित हुआ। यम गाथा अपनी नई रंग युक्तियों और प्रगतिशील विजन में यह प्रसाद माथुर राकेश की परंपरा को आगे बढ़ाता है और ये सभी नाटक बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब है उपन्यास प्रयोग और प्रगति। अभी हमने पढ़ा नाटक प्रयोग और प्रगति, अब है उपन्यास प्रयोग और प्रगति। सन 1941 में अज्ञेय का उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रकाशित होता है और उसी वर्ष यशपाल का दादा कामरेड। क्या यह आकस्मिक है? यह उस परिवेश की देन है जो अन्य साहित्यिक विधाओं के लिए भी उत्तरदायी है। अभिप्राय यह है कि एक ही समय में प्रयोगशील और प्रगतिशील धाराएं कभी कभी अलग, कभी मिली-जुली दिखाई पड़ती हैं। विचारधाराओं का प्रवाह जितने स्पष्ट रूप से उपन्यास में दिखाई पड़ता है, वह कविता में बहुत कुछ धुंधला रहता है। तार सप्तक 1943 में इनका मिला जुला रूप ही परिलक्षित होता है, पर उपन्यासों में गंगा यमुना की तरह दोनों धाराएं अलग अलग दिखाई देने लगती हैं। अज्ञेय कविता में ही प्रयोगशील नहीं थे, उपन्यासों में भी थे। उनकी प्रयोगधर्मी प्रवृत्ति सबसे पहले उपन्यास में ही प्रकट हुई। जिस व्यक्ति स्वातंत्र्य की चर्चा अज्ञेय ने बार बार की है, उसका पूर्व रूप जैनेन्द्र के त्यागपत्र में मिलता है, मृणाल के विद्रोह में। किंतु मृणाल अपने को तोड़कर भी समाज को बचाना चाहती है, लेकिन शेखर का प्रखर विद्रोह हर प्रकार के सामाजिक प्रतिबंध और मर्यादा को जमींदोज करता अपनी अस्मिता का निर्माण करता है और अंत में वैसे ही टूट जाता है जैसे प्रत्येक व्यक्तिगत विद्रोही टूट जाता है। रोमांटिक विद्रोह की यही नियति है। शेखर का विद्रोही रोमांटिक विद्रोह तक सीमित नहीं रहता, वह निहिलिस्ट विद्रोही बन जाता है। निहिलिस्ट विद्रोही का सबसे पहला अस्त्र है नकार, अमोघ नकार। वह नकार से शुरू होकर के फिर